हेलो। 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 अच्छा, लिपिड्स पढ़ रहे थे बेटा, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे लिपिड्स। तो लिपिड्स का इंट्रोडक्शन ये हमने पढ़ा था कि ये हेटेरोजेनस कंपाउंड्स होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, मगर ये सोल्युबल है ब्रोस रिएजेंट के अंदर। और ब्रोस रिएजेंट जो है मिक्सचर है डाइथिल ईथर का एंड इथाइल अल्कोहल इन 2:1। और ब्रोस ने लिपिड को क्लासिफाई किया था तीन टाइप्स के अंदर। एक है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में ऑयल, फैट और वेक्सेस आ जाते हैं। ऑयल और फैट ट्राई एस्टर है ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरॉल होता है, दूसरा क्या होता है? इनको ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। ट्राई ग्लाइसराइड। ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का परसेंटेज ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद है वेक्स। वेक्स ईस्टर है जिसके अंदर अल्कोहल की भी लॉन्गेस्ट चेन होती है और कार्बोनिक एसिड की भी लॉन्गेस्ट चेन है। अल्कोहल के अंदर भी देखो 15-16 कार्बन होंगे, अल्कोहल के जो कार्बोनिक एसिड उसके अंदर भी 15-16। अच्छा, उनमें जो सिंपल है वो 20 वेक्स है। 20 वेक्स। उसके अंदर फैटी एसिड जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में क्या होगा? ग्लाइसरॉल होगा। ग्लाइसरॉल 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड्स होंगे। दो क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। तीसरा कोई और ग्रुप होगा, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, तो बनेगा फास्फोलिपिड। अगर प्रोटीन अटैच है तो उसको कहेंगे लिपोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट से इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड लिपिड्स। अच्छा, तो उसके बाद होते हैं दूसरे होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो है नॉन सैपोनिफिकेबल, उनकी सैपोनिफिकेशन नहीं होती, उनसे साबुन नहीं बनता। एक होता है साबुन जो बनता है, सोप बनता है ना, वो ऑयल और फैट से बनता है। ऑयल और फैट को जब हम कास्टिक सोडा के साथ हीट देते हैं तो उससे बनता है सोप या साबुन। तो जो स्टेरॉइड्स हैं उनकी सेपोनिफिकेशन नहीं होती है, उनके अंदर रिंग्स होती हैं बेंजीन की। अच्छा, तीन बेंजीन रिंग्स हैं, जैसे एक होता है फिनोल्फ्थालीन, मतलब तीन रिंग्स हेक्सागोनल है। एक रिंग जो होती है वो पेंटागोनल होती है। तीन हेक्सागोनल रिंग्स होंगी। तीन क्या होंगी? हेक्सागोनल रिंग्स होंगी। एक क्या होगी? पेंटागोनल रिंग होगी। मतलब कार्बन की जो रिंग्स होंगी, जैसे फिनोल्फ्थालीन अब पढ़ा है ना, फिनोल्फ्थालीन पढ़ा है। फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन में कितनी बेंजीन रिंग्स हैं? तीन बेंजीन रिंग्स होती है ना, तो उसके अंदर फिनोल्फ्थालीन होगा एक, और एक एक पेंटागोनल रिंग होगी, 5 कार्बन की रिंग होगी। किसके अंदर? स्टेरॉइड्स के अंदर। इसके स्टेरॉइड है। ठीक है। अब स्टेरॉइड जो है वो समझे, इनकी सेपोनिफिकेशन नहीं होती है। अच्छा, स्टेरॉइड में एक आता है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? स्टेरॉइड में क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि इंसान दोस्त भी है, इंसान दुश्मन भी है। इंसान दोस्त इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड के अंदर भी है, ब्रेन के अंदर भी मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल की मिकदार। स्पाइनल कॉलम नहीं होता ये जो रेडी, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है, क्योंकि इसी कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। कोलेस्ट्रॉल जब विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, अगर सपोज होता है कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और विटामिन डी नहीं होगा तो क्या होगा? रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है। मतलब अच्छा, दुश्मन कैसे?
अगर बॉडी के अंदर एक्सेस हो गया ब्लड के अंदर, अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ब्लड के अंदर एक्सेस हो गई तो ये क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, और ब्लड के फ्लो को क्या करेगा, रोक देगा, ऐसे हार्ट अटैक भी होगी। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर इसका मुनासिब मिकदार होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जो बाकी हार्मोन्स बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ना वो भी इसी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन है या दूसरे हार्मोन्स है वो भी इसी से बनते हैं, इसलिए जरूरी भी है इसका लेना। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा तो दिया है, इसमें काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं, काफी हमने पढ़ा है इसके अंदर। अब थोड़ी कुछ चीजें इसके अंदर रहती होगी शायद, हाँ ये शायद रहता है, मुझे लगता है ये भी पढ़ लिया था मैंने, ये पढ़ लिया था ना हमने, वेक्स पढ़ लिया था हमने, चलो ठीक है ये पढ़ लिया है हमने। मैंने अभी रिवाइज भी बता दिया आपको वेक्स के बारे में। वेक्स के बाद वाला टॉपिक शायद रहता होगा, ये है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी, कि कंपाउंड लिपिड में एक ग्लाइसरॉल होगा, 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल, उनके साथ दो क्या होंगे, फैटी एसिड होंगे, दो क्या होंगे फैटी, मतलब इस तरह है ये देखो कंपाउंड लिपिड, देखो ये CH2, CH2 और CH ओनली, और फिर CH2। अब इसके साथ क्या लगेगा, ईस्टर लिंकेज होगा, ये ईस्टर है। अच्छा, एक ईस्टर लिंकेज यहाँ पे होगा, तो देखो ये ग्लाइसरॉल के साथ दो क्या है, कार्बोनिक एसिड जो ईस्टर लिंकेज बना रहा है, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड जो ईस्टर लिंकेज बना रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इधर यहाँ पे फास्फोरेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, इसको कहेंगे कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में ग्लाइसरॉल होगा जो ईस्टर लिंकेज बनाएगा, किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ, कितने फैटी एसिड होंगे, दो होंगे, सेचुरेटेड में भी अनसेचुरेटेड। तीसरा कोई और ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर फास्फोरिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सकता है, तो ये कहता है दीज आर ईस्टर्स। अब ग्लाइसरॉल विद टू फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड, ये तो एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, दो फैटी एसिड से जो ईस्टर लिंकेज बना रहे हैं। अदर कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फास्फोरिक एसिड, प्रोटीन कोई भी लग सकता है। दीज आर क्लासिफाइड एज ए फास्फोलिपिड, क्योंकि फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव होगा, फास्फोलिपिड इसको कहते हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड होगा। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, मतलब उसके साथ प्रोटीन अटैच होगी, एडिशनल फास्फोरिक एसिड, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल होता है हमारे ब्लड के अंदर भी, देखो लिखा होता है, जो कहते हैं लिपिड प्रोफाइल को उसमें लिखा होता है एचडीएल, एलडीएल, ठीक है, एक होता है हाई डेंसिटी, एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक हाई डेंसिटी, दूसरा क्या होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जिसको कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो कॉलिक एसिड जो है डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल का, फाउंड इन बाइल जूस, किसमें पाया जाता है, जो लिवर से आता है बाइल जूस, उसके अंदर सोडियम की साल्ट होती है, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, ये साल्ट होती हैं, जो फूड आता है स्टमक से एसिडिक होता है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिडिक आयन को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं, या सक्स इंट्रिकस से जो जूस है एंजाइम आते हैं, उनको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो ये कहता है फॉलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट्स फाउंड इन द बाइल यूज्ड एज सोडियम साल्ट, सर्व द एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अच्छा, उसके बाद है स्टेरॉइड्स।
तो स्टीरॉइड के अंदर देखो रिंग्स है, ये देखो एक रिंग, ए रिंग, ये बेंजीन की रिंग है, ये दूसरी बेंजीन की रिंग है बी, तीसरी बेंजीन की रिंग है, किस फॉर्म में, फिनाल्थ्रीन वाले फॉर्म में है। दो इस तरह एक ऊपर लगी हुई पेंटागोनल कार्बन है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसके अंदर, देखो काउंट करोगे ना, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 70, क्योंकि जो है तीन जो है हेक्सागोनल रिंग्स हैं और एक क्या है पेंटागोनल, आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है, आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है। these are these are dried roots that are composed of specific structure, four interconnected carbon rings, चार interconnected क्या है कार्बन की रिंग्स हैं, चार इंटरकनेक्टेड कार्बन की रिंग्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, क्या है इंटरकनेक्टेड आपस में, देखो ये इंटरकनेक्शन है इनका आपस में, देखो एक दूसरे से, ये ए रिंग बी के साथ कनेक्टेड है, बी किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ, इनके दरमियान में कॉमन कार्बन भी है, कॉमन कार्बन भी है रिंग्स। साइक्लोपेंटेनोफिनोथ्रीन, साइक्लोपेंटेनोफिनोन आपको पढ़ कर, फिनोथ्रीन तो आपने आज ही पढ़ा था ये, ठीक है, न्यूक्लियस। एग्जांपल साइट्स आर कोलेस्ट्रॉल एंड फोलिक एसिड, इसके एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है और फोलिक एसिड। ड्राइव होता है कहां से, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। हाँ बेटा, अच्छा देखिए न्यूक्लियस, ये कह रहे हैं सर, न्यूक्लियस मुझे लगता है इसी हिसाब से नहीं कह रहा होगा जिस तरह से आप सोच रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है अब लास्ट वाला पेज होगा ना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड्स, अब स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं इसका, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, ट्राई ईस्टर है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखो यही है जो हमने पहले पढ़ाया था, इसके अंदर भी देखो ये, चलो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। CH2, CH टू, ये ग्लाइसरॉल है, आपको बताया क्या ये, इसके साथ OH भी लगता है मगर इसमें वाटर ग्रुप होने के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बोनिक एसिड कितने देखो में है, ये 13, 14, 13 ये हो गया, एक ये 14 और ये क्या हो गया 15, एक ये हो गया 16, इसका मतलब है ये होगा पालमेटिक एसिड, इसके साथ क्या लगेगा, पालमेटिक एसिड लगेगा, देखो ये पालमेटिक एसिड है, और CH2 होल कितना आएगा, 14 लिख दो, मैं कहता हूँ 14 लिख दो, CH3 कर दो, सही है ना वो, क्योंकि उन्होंने CH2 लिखा फिर CH2 13 लिखा, हम 14 कर देते, CH2 अलग लिखा है, CH2 13 अलग लिखा, हम क्या कर देते इसको 14, 14 कार्बन ये हो गए, एक 15 एक 16। अच्छा यहाँ पे भी वही होगा, O, C डबल बॉन्ड O, CH2 14, उसके बाद CH3, CH2 होल 14, CH3, तो इसको कहते हैं ट्राई पालमेटियन,
तीन पाल्मेटिक एसिड, ये भी पाल्मेटिक एसिड, ये भी पाल्मेटिक एसिड, ये भी पाल्मेटिक एसिड। जरूरी नहीं है कि तीनों पाल्मेटिक एसिड हो, एक पाल्मेटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड, एक ओलिक एसिड, या एक पाल्मेटिक एसिड दो एसिटिक एसिड, ठीक है, या दो एसिटिक एसिड एक लिनोलेनिक एसिड, मतलब इसके अंदर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। एक उन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया है, ये क्या दिया है उन्होंने, एग्जांपल के तौर पर दिया है कि भाई इनके अंदर ईस्टर लिंकेज है, ट्राइग्लाइसराइड्स, क्या नाम रखा उन्होंने, ट्राइग्लाइसराइड्स, ग्लाइसरॉल, उसके साथ क्या है, पाल्मेटिक एसिड। तो ये सेचुरेटेड है, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, फेट के अंदर मिलेगा, किसमें मिलेगा, फेट के अंदर। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स, लिपिड की प्रॉपर्टीज, जो लिपिड्स हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, लिपिड की प्रॉपर्टी कहते हैं लिपिड्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, लिपिड्स आपको मिलेंगे डिफरेंट फिजिकल स्टेट, लिक्विड, ऑयल, ऑयल किसमें होता है, लिक्विड में, फेट किसमें होता है, और जो वेक्स है वो सेमी सॉलिड होता है, क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो ये कह रहा है लिपिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर एंड टेम्परेचर, डिपेंड करता है केमिकल नेचर और टेम्परेचर पे। अब वही मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल है, सर्दी के सीजन के अंदर जम जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, वो सर्दी गर्मी के सीजन के अंदर वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो वही देखो, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर का असर हुआ, ये असर किसका हुआ, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो लिक्विड में मिलेगा वो। तो डिपेंड करता है किस पे, केमिकल नेचर एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल फेट एग्जिस्ट इन सॉलिड, फेट आपको मिलेगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वेक्स सेमी सॉलिड, ऑयल जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, लिपिड्स आर ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है शिफाफ नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। एक चीज होती है ट्रांसपेरेंट, शिफाफ, तो ट्रांसपेरेंट ये नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, नीम शिफाफ इसको बोले, या ओपिक, गैर शिफाफ, ये क्या होंगे, ओपिक होंगे, क्या होंगे, गैर शिफाफ होंगे नेचर के अंदर। तो या तो ट्रांसल्यूसेंट होंगे, नीम शिफाफ, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं, या ओपिक का मतलब होता है गैर शिफाफ। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शिफाफ, एक होता है ओपिक, गैर शिफाफ, जिसको जिसमें से आप कोई चीज आर पार ना देख सके। देखो, एक होता है जिसमें जैसे शीशा होता है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है आप दिखाई देगा आपको बिल्कुल। एक होता है ट्रांस ओपिक, ओपिक का मतलब होता है गैर शिफाफ, जिसे आप जो उसमें से आप आर पार नहीं देख सकते। एक क्या होता है, धुंधला सा होता है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है धुंधला सा, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। कभी होता है ना मौसम के हवाले से धुंध हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ दिखाई नहीं देता आगे, ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट होंगे या ओपेक होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। इनसोल्युबल वाटर, लिपिड्स वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, मगर सोल्युबल है किसके अंदर, बिलोर्स रिएजेंट के अंदर। बिलोर्स रिएजेंट मिक्सचर किसका है, डाइथर एंड अल्कोहल 2:1। लिपिड्स हैव लो डेंसिटी, लिपिड की डेंसिटी वाटर से भी क्या है, कम होती है, इसलिए लिपिड जो होंगे वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, जो लिपिड होगा वाटर के ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड लिपिड्स हायर, मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड लिपिड के क्या होंगे, जो सैचुरेटेड लिपिड होता है ना, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट फैट का क्या होता है, ज्यादा होगा ऑयल से, क्योंकि ऑयल आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में और फैट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है सैचुरेटेड लिपिड इज हायर देन द अनसैचुरेटेड। लिपिड्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिपिड जो है वो पोर कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर सर्व एज इंसुलेटर। क्या होंगे ये, इंसुलेटर किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, इंसुलेटर है सभी लिपिड। तो ये लिपिड की प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, अब आते हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता दूं कि जो अनसेचुरेटेड होते हैं लिपिड, मतलब जिनके अंदर अनसेचुरेशन होती है, जैसे ऑयल है, क्योंकि ऑयल के अंदर, ऑयल जो है ईस्टर है ऑफ ग्लाइसरॉल एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिनके अंदर क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड। अच्छा, जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा, वो सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका मतलब है, ये आपको पहले भी पढ़ाया था कि ऑयल और फैट, देखो ऑयल है, ऑयल है ये, इसके अंदर क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑयल के अंदर क्या होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जब उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जाहिर अनसेचुरेशन, इसमें डबल बॉन्ड दिए गए ना, उन्होंने क्या दिया, ये डबल बॉन्ड दिए, वो डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में, ये बन जाएगा सेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बन जाएगा, तो देखो ऑयल के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, निकल भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी और पैलेडियम भी, और यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं निकल, तो मिलेगा हमें सेचुरेटेड फैटी एसिड, फैट मिलेगा। और फैट के अंदर क्या होगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो इसका मतलब है आयल की क्या होगी, हाइड्रोजनेशन, आयल की हाइड्रोजनेशन, और आयल की हाइड्रोजनेशन से क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, या हम इसको कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल किस में तब्दील हो जाता है, वेजिटेबल घी में। और जो घी होता है वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म। तो ऑयल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ऑयल के अंदर एडिशन रिएक्शन होगा विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू प्रोड्यूस फैट। और ऑयल के अंदर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, सैचुरेटेड के अंदर। तो उन्होंने सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लिखा है यहाँ पे, पूरा ऑयल का फार्मूला नहीं लिखा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में तब्दील होगा, सैचुरेटेड में तब्दील होगी। अच्छा, उसके बाद है सैपोनिफिकेशन। देखो ये आपको पढ़ाया था मैंने पहले, सैपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। सैपोनिफिकेशन में सोप बनता है, साबुन बन जाता है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन में साबुन बनता है जब ऑयल और फैट को किसके साथ बॉयल करते हैं हम, CH2, CH, ये CH2 है, और लिंकेज कौन सा होता है इसमें, ईस्टर। ये फार्मूला है ऑयल और फैट का किसके साथ हीट देते हैं, NaOH के साथ, या KOH के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, या कास्टिक पोटाश के साथ। ये कास्टिक सोडा है, या कास्टिक सोडा के साथ हीट देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक है। ये ईस्टिफिकेशन का अपोज है। ईस्टिफिकेशन में ईस्टर बनता है, इसमें ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस हो रही है। ये देखो ईस्टर की क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये सेपोनिफिकेशन का अपोज है, जिसमें इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। तो एक मिलेगा आपको ग्लाइसरोल,
क्या मिलेगा? ग्लाइसरॉल मिल गया। ग्लाइसरॉल के साथ साथ क्या मिलेगा? ठीक है, तीन साबुन के मालिक्यूल मिलेंगे आपको। देखो तीन मालिक्यूल मिलेंगे ये सोप के। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, इसको हम कहते हैं सोप। सोप के कितने मालिक्यूल मिल गए? तीन मालिक्यूल। तो इसका मतलब ये जो सोप है वो लॉन्ग साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड, या सोप इज साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये क्या है? साल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, इसकी साल्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता है रेनसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फेट। रेनसिडिफिकेशन शायद मैंने पहले पढ़ाया भी था आपको। रेनसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फेट में क्या होता है? ऑयल बदबूदार और खट्टा हो जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। देखो क्वेश्चन आ जाता है ना, रेनसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फेट। रेनसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फेट क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। प्लस ऑक्सीडेशन। देखो ऑयल की क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस। और प्लस में ऑक्सीडेशन। ये तब होता है जब ऑयल और फेट को ज्यादा अरसे तक आप क्या रखेंगे? ओपन एयर में छोड़ देंगे, खुला। सपोज करते हैं ऑयल पड़ा है घर में, ऐसे खुला पड़ा है, ढक्कन उसका है ही नहीं, तो वो क्या करता है? मॉइस्चर को जذब करता है। और सपोज करते हैं बारिशों की सीजन में एयर के अंदर मॉइस्चर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो वो ज्यादा मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस होती है ऑयल की। मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। देखो ये ऑयल का फार्मूला है, ऑयल फेट का फार्मूला। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल के साथ क्या मिलेगा आपको? तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो फैटी एसिड मिल गया, ओरिजिनल फैटी एसिड। इसका जायका खट्टा होता है। जो फैटी एसिड है ना, ये क्या होता है? खट्टा होता है। उसका मतलब ऑयल खट्टा हो जाएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड्स होंगे ना। डबल बॉन्ड्स की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। इससे बन जाएगा अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बनेगा बेड एडर का। तो इसका मतलब है ऑयल को जब आप रखेंगे इसमें जो है ओपन करके रखेंगे, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ओरिजिनल फैटी एसिड मिलेगा। ऑक्सीडेशन है, डबल बॉन्ड की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, और बनाएगा बेड एडर अल्डिहाइड। तो ऑयल जो होगा खट्टा होगा, बदबूदार हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रेनसिडिफिकेशन। अब देखो ऑयल और फेट, उसकी भी कुछ वैल्यूज हैं। उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए, और किसको? प्योरिटी को चेक करने के लिए। एक है एसिड वैल्यू। एक क्या है?
एसिड वैल्यू में ये चेक किया जाता है कि इसके अंदर फ्री एसिड कितना है, क्या है, फ्री एसिड। क्योंकि अगर ऑयल और फेट के अंदर फ्री एसिड होगा तो उसको खट्टा कर देगा, खराब कर देगा। फ्री एसिड कैसे बनेगा, हाइड्रोलाइसिस से बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होगी तभी फ्री एसिड बनेगा ना। तो इसका मतलब है ऑयल की क्वालिटी को चेक करने के लिए देखा जाता है कि इसके अंदर फ्री एसिड कितना है। तो इसके लिए फ्री एसिड को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीग्राम यूज हुए टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड। देखो फ्री एसिड, एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू में देखते हैं कि हाउ मेनी milligrams of potassium hydroxide are used to neutralize 1 gram अच्छा इन फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फेट। मतलब 1 ग्राम ऑयल फेट लेंगे, 1 ग्राम किसका लेंगे, ऑयल और फेट का लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि कितना उसके अंदर फ्री एसिड है, 1 ग्राम ऑयल और फेट में कितना फ्री एसिड मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम कितने यूज होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीग्राम यूज होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, फ्री एसिड को। एक होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन का वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम ऑयल और फेट को साबुन में तब्दील करने के लिए किसमें कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम चाहिए। मतलब 1 ग्राम ऑयल के लिया, ऑयल फेट का 1 ग्राम लिया, उसको कंप्लीट सेपोनिफाई करने के लिए, कंप्लीट साबुन में तब्दील करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज होता है। एक होता है आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू अनसेचुरेशन के लिए, क्योंकि ऑयल जो होता है वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा। ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है, आयोडीन को, अनसेचुरेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे और डबल बॉन्ड की वजह से वो आयोडीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन होगी, जितनी अनसेचुरेशन ज्यादा होगी, जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होगी, उतना आयोडीन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। फेट नहीं एब्जॉर्ब करेगा आयोडीन को, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं। ऑयल के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑयल अनसेचुरेटेड है, ऑयल देखो बेटा अनसेचुरेटेड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, वो आयोडीन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन होगी, जितनी अनसेचुरेशन ज्यादा होगी, उतनी आयोडीन की मिकदार भी ज्यादा होगी। उसमें ये देखा जाता है कि 100 ग्राम ऑयल, 100 ग्राम, इसमें ऑयल का मिकदार कितना होगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑयल कितनी ग्राम आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, 100 ग्राम ऑयल कितनी ग्राम आयोडीन को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, उतनी ज्यादा आयोडीन को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जितने कम डबल बॉन्ड्स होंगे, कम एब्जॉर्ब करेगा। तो एक एसिड वैल्यू, एक सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एक आयोडीन वैल्यू, 3 वैल्यूज हैं, एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। याद कर लो, ये ऑयल की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के मेजरमेंट से, प्योरिटी को चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक एसिड वैल्यू, कि ऑयल और फेट में कितना फ्री एसिड है, ऑयल और फेट के 1 ग्राम में कितना फ्री एसिड है, उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम कितने यूज होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेपोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब 1 ग्राम ऑयल और फेट को कंप्लीट सेपोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यूज होंगे। और आयोडीन वैल्यू ये है कि 100 ग्राम ऑयल कितने ग्राम आयोडीन के क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये डिपेंड करता है अनसेचुरेशन पे। ठीक है, तो बाकी कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, बस बाकी थोड़ा सा रहता है आगे। ठीक है, इनके यूज वगैरह रहते हैं। अच्छा, अब रहता है मिनरल रहता है होगा,